और अब बात देश में एक वायरस जिसने बढ़ा दी है चिंता उसकी। देश में निपाह वायरस ने चिंता बढ़ा दी है और अब तक इस वायरस से 6 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। निपाह वायरस के सभी मामले केरल से सामने आ रहे हैं। ऐसे में इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन और सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। केरल से कोझिकोड में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद कई इलाकों में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुन्नूर, वायनाड और मलप्पुरम में अलर्ट जारी किया गया है। एक हेल्थ वर्कर इसकी चपेट में आ चुका है। वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है, क्योंकि मरीजों के संपर्क में कुल 706 लोग आए हैं, ये बताया जा रहा है, जिन स्वास्थ्य विभाग इन लोगों की अब निगरानी कर रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। 700 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स में से 77 लोग हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। 153 स्वास्थ्यकर्मी लो रिस्क कैटेगरी में डाले गए हैं। जो मरीज हाई रिस्क कैटेगरी में हैं उन्हें अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है। अगर उनमें लक्षण नज़र आते हैं तो वे कॉल सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है उनके लिए। निपाह वायरस को लेकर इस बीच में आईसीएमआर ने भी अलर्ट जारी किया है। आईसीएमआर के मुताबिक निपाह वायरस कोविड की तुलना में ज़्यादा घातक है, क्योंकि कोविड में जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि मृत्यु दर है वो 2 से 3% है, जबकि निपाह वायरस के मामले में मृत्यु दर कहीं ज़्यादा है। बताया जाता है कि ये 40 से 70% तक इसकी मोर्टेलिटी रेट है। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक अस्पतालों में दवा, ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है। सरकार ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के 20 डोज और मंगवाए हैं। वैक्सीन की डोज संक्रमण के शुरुआती समय में दी जाती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कितनी सटीक है, इसके परीक्षण भी किए जा रहे हैं। और तमाम जो न सिर्फ केरल बल्कि आसपास की जो सरकारें हैं वो जनता से अपील कर रही हैं कि बुखार या वायरस के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी पूरे मामले में नज़र बनाए हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये वायरस आया कहाँ से, तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री समझ लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक निपाह वायरस जो काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है और ये न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों में भी तेज़ी से फैलता है। निपाह के बारे में सबसे पहले 1998 में मलेशिया के कम्पंग सुगाई निपाह से पता चला था। वहीं से इस वायरस को ये नाम मिला। उस वक्त इसकी बीमारी की चपेट में सूअर आते थे, लेकिन इसके बाद जहाँ जहाँ निपाह के बारे में पता चला, इस वायरस को लाने ले जाने वाले कोई खास माध्यम नज़र नहीं आए। साल 2004 में बांग्लादेश में कुछ लोग इस वायरस की चपेट में ज़रूर आए और इन लोगों ने खजूर के पेड़ से निकलने वाले तरल पदार्थ को पिया था और इस तरल पदार्थ में ये कहा जाता है कि निपाह वायरस थे। बाद में पता चला कि ये वायरस चमगादड़ों के जरिए फैला था, उनकी लार से। भारत में ये वायरस कब से है ज़रा ये भी जान लीजिए। दरअसल लगभग बीते 20 सालों से भारत में 5 बार निपाह का आउटब्रेक देखने को मिला है। पहला जो आउटब्रेक था वो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में आया था। इसके बाद सारे आउटब्रेक यानी कि निपाह फैलने के मामले अकेले केरल से ही सामने आए। केरल में निपाह वायरस के मामले सबसे पहले 2018 में सामने आए, उसके बाद 2019, 2021 में ये मामले सामने आए और साल 2018 में इस वायरस की चपेट में 18 लोग आए थे, जिसमें चिंता की बात क्योंकि बार बार इसको लेकर इसलिए की जाती है क्योंकि 2018 में 18 लोगों में से 17 मरीजों की मौत हो गई। अब साल 2023 में 6 मरीज मिले हैं और इनमें से 2 की मौत अब तक हो चुकी है। अब सवाल यह है कि निपाह के लक्षण क्या हैं? तो निपाह वायरस से संक्रमित होने वाले मरीज को 3 से 14 दिन तक तेज बुखार, सिर दर्द रह सकता है। ये लक्षण 24 से 48 घंटों में मरीज को कोमा की स्थिति में पहुंचा सकता है। इन्फेक्शन के शुरुआती दौर में सांस लेने की समस्या होती है। लगभग आधे मरीजों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। इस बीमारी से बचने के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक निपाह वायरस का इन्फेक्शन इंसेफेलाइटिस से जुड़ा हुआ है। इसमें दिमाग को नुकसान होता है। ऐसे में अगर ये मामले बढ़ते हैं तो संकट गहरा सकता है। इसीलिए अभी सारी जो एजेंसीज हैं, हेल्थ एजेंसीज, उनका पूरा फोकस केरल पर है। थोड़ा सा और बातचीत करते हैं इस पर, क्योंकि कई दिनों से निपाह के मामले चल रहे थे और हमने सोचा कि इस पर एक ज़रूर
जानकारी से भरी हुई एक चर्चा ज़रूर करेंगे। तो आज हमने ये तय किया है कि निपाह से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गौतम भंसाली देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर फिजिशियन हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल में फिलहाल हैं। डॉक्टर भंसाली, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, ये निपाह थोड़ा सा डराता है क्योंकि मोर्टेलिटी जो है इसकी 40 to 70% ICMR बता रहा है। थोड़ा और इसकी जानकारी दें सर, ये कितना खतरनाक है और कितना इससे डरने की ज़रूरत है। श्री दीपक जी, पहली बात तो ये है कि इससे अभी फिलहाल इतना बहुत ज्यादा डरने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ओके। इसका कारण सबसे बड़ा है कि यस, ये भी वायरल बीमारी है, खतरनाक जरूर है, जानलेवा जरूर है, मोर्टेलिटी रेट इसके अंदर बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो हमारी कंट्री में केरला में ही हुआ, या पहली बार जब हुआ था तो पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी में हुआ था। उसके बाद इतना अच्छा कंट्रोल हुआ कि केरला से बाहर कंट्री में कहीं भी गया नहीं या कहीं भी फैला नहीं है। पहली बार निपा वायरस, इसका ये वायरस फैमिली का, ये इसका नाम निपा रखने का सबसे बड़ा कारण था कि सबसे पहले 1998 के अंदर मलेशिया में एक संगाई निपा विलेज है और वहां पे ये वायरस मिला था बेड्स के थ्रू, और जो सिक पिग्स वगैरह है उनके फूड उनके से हुआ था ये। और धीरे धीरे बाद में बेड्स चमगादड़ से फैलने लगा और धीरे धीरे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होने लगा। बाद में अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और हमारी कंट्री में भी आया। इंडिया में 4 बार इसका आउटब्रेक हो चुका है और मेनली 3 बार उसमें से केरला में हुआ, ये तीसरी बार केरला के अंदर हो रहा है। यस, अभी तक 6 केसेस पॉजिटिव मिले हैं, उसमें से 2 की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है। ये वायरस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें हेडेक जो होता है, सीवियर हेडेक होता है, बहुत ज्यादा सिरदर्द होता है और उसके बाद एंसेफेलाइटिस और कोमा में जाने की कंडीशन रहती है और रेस्पिरेटरी फेलियर, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली डेथ होने के चांसेस रहते हैं। खतरनाक जरूर है, लेकिन हर बार प्रिवेंटिव मेजर्स और गवर्नमेंट सतर्क इस मामले में रही है कि ये आगे बाकी कंट्री में अभी तक नहीं फैला है। इवन केरला के अंदर भी देखी जाए तो केरला गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अभी तक 7 से 8 विलेज को कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। मोर देन 700 लोगों को हाई रिस्क कैटेगरी में रख दिया गया, जो कांटेक्ट में आए थे वो कर दिया गया है। तो मुझे लगता है बहुत ही मुस्तैदी से अच्छे से काम हो रहा है इसके अंदर। तो बहुत ज्यादा पैनिक, डरने, घबराने की बात नहीं है। यस, किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार, अभी ये सीजन भी है, वायरल बीमारी काफी हो रही है। हमारे मुंबई में भी डेंगू के केसेस काफी आ रहे हैं, मलेरिया के केसेस भी, और भी वायरल इलनेस वगैरह काफी है। लेकिन सीवियर अगर हेडेक होता है, बहुत ज्यादा सीवियर, वो मालूम पड़ जाता है मरीज को कि एक अनयूजुअल टाइप का हेडेक होने लगता है, तो तुरंत जांच करवानी चाहिए। एब्सोल्युटली। और देखिए, जो करंट निपा आउटब्रेक है, उसमें भी जो इसका जो कैसे अनफोल्ड किया गया, ये भी बड़ा दिलचस्प स्टोरी सामने आ रही है। वहाँ के एक डॉक्टर का स्टेटमेंट भी मैं देख रहा था कि हम बिल्कुल डिटेक्टिव्स की तरह काम कर रहे थे। मेरे ख्याल से एस्टर मिम्स हॉस्पिटल में कुछ इस तरह के कोई 24 साल का कोई था जो एडमिट था, और उससे फिर ट्रेस किया गया, और ट्रेस करने के बाद क्योंकि 2018 का इनके पास बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था, तो उससे सबक लेते हुए पूरी तरह से ट्रेसिंग की गई। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है जो हमारी हेल्थ एजेंसी से जुड़े हुए जो लोग हैं। बट एक बात है सर, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि आप उन इलाकों में न जाएं। तो ये किस तरह से फैलता है? इंसान से इंसान में फैलता है, सांस के जरिए फैलता है, किस तरह से ये फैलता है सर? जी दीपक जी, जैसे कोविड फैला था, जैसे कोई भी वायरल बीमारी फैल रही थी, कोविड की तरह ये भी फैलता है। सबसे ज्यादा जो होता है कांटेक्ट में आता है एक दूसरे से, जैसे कोविड में फैलता था, या किसी को कफ होता है, कोल्ड होता है, सलावा उसके ऊपर गिरता है, स्नीजिंग होती है, तो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा ड्रॉपलेट वगैरह जाते हैं तो उससे, तो ह्यूमन थ्रू ह्यूमन, आदमी से आदमी में भी ट्रांसमिशन हुआ है। यस, इनिशियली बैट्स वगैरह, चमगादड़ वगैरह, उनके थ्रू फैलना शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसमें भी फैलता है। जो कोविड में हमारे प्रोटोकॉल थे, वही प्रोटोकॉल को फॉलो करना है कि जो भी निपा प्रभावित इलाके हैं उसमें आपको नहीं जाना है। वैसे भी गवर्नमेंट ने उनको कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट कर दिया है, वहां अलाउ नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में भी जो एंट्री पोर्ट वगैरह है, एयरपोर्ट वगैरह पे, वहां पे भी वहां थोड़ा रेस्ट्रिक्शन वगैरह शुरू कर दिया है। आपको डिस्टेंस बना के रखना है, और जिनको भी सर्दी जुकाम बुखार होता है, कोई भी तरह की वायरल बीमारी हो, आपको मास्किंग यूज करना है। हर बीमारी का, स्पेशली वायरल डिजीज का, चाहे वो निपा हो, चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ा हथियार जो वेपन हमारे पास में, वो मास्क है। मास्किंग का यूज करना चाहिए जिसको भी सर्दी जुकाम बुखार होता है।
सर ये बार-बार मैं देख रहा था इस बात पे चर्चा हो रही है कि व्हाई केरला? केरला में ही क्यों ये उभर कर सामने आता है? कुछ खास वजह होती है सर कुछ इसकी? जी, वजह ऐसे अपन नहीं कह सकते, लेकिन पोर्ट ऑफ एंट्री जनरली केरला रहता है। मलेशिया, बांग्लादेश वो कंट्री से जनरली ज़्यादा आवागमन भी केरला में होता है या मुंबई के अंदर होता है। सो पोर्ट ऑफ एंट्री अगर अपन कह सकते हैं तो वो केरला है, और उसकी वजह से एक में अगर हुआ तो एक से फिर बात बहुत जल्दी संक्रामक रोग है ये, बहुत जल्दी एक से दूसरे में फैलने के चांसेस है। बिल्कुल। अ, सर किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए? इसमें एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिला केरला में, आईसीएमआर में और सेंट्रल एजेंसीज में। निपाह को लेकर अभी चिंताएं कम नहीं हुई हैं क्योंकि मामले कम हैं, लेकिन मोर्टेलिटी जैसा आप भी बता रहे हैं, और हमारे पास 18 कंफर्म केसेस थे 2018 में, उसमें 17 डेथ्स हुई। तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। लेकिन जिस तरह का कोऑर्डिनेशन है स्टेट्स और सेंट्रल एजेंसीज में, ये इस पर आपकी टिप्पणी सर। जी, इसके बारे में आपने अगर थोड़ा पीछे जाए तो 15 दिन पहले हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इसके बारे में मीटिंग हुई थी, जब मालूम पड़ा था कि निपा वायरस के केसेस हो सकते हैं या एक सस्पेक्टेड केसेस लग रहे थे। तो 24 साल का जो पेशेंट है जिसका ट्रेसिंग किया गया उसमें मालूम पड़ा था। उसी टाइम से गवर्नमेंट मुस्तैदी से काम करने लगे थी। आईसीएमआर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेट, बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था। इसीलिए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। हाई रिस्क वाले केसेस को तुरंत 700 लोगों को इमीडिएटली, जो 6 पॉजिटिव आए उसमें 700 लोगों को ऑलरेडी हाई रिस्क में रख दिया गया है। उनको भी टेस्टिंग सारे और उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह भी सारा कर रहे हैं। सो एक बेहतर कोई भी वायरल डिजीज से निपटने के लिए बहुत अच्छा बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, जो हमने देखा था कि कोविड टाइम में पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम थी, लेकिन हिंदुस्तान ने उसमें बहुत अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करके कोविड को कंट्रोल में किया था। मुझे पूरा उम्मीद है कि निपा पे बहुत पहले से ही अच्छा सा कंट्रोल हो रहा है। पिछले 3 आउटब्रेक में अच्छा कंट्रोल हुआ था कि केरला के बाहर नहीं जा पाया था, पर अभी भी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव होकर के इसमें काम कर रही है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पे अपन कंट्रोल भी कर लेंगे। सर इसको आए हुए, इसके आउटब्रेक को, फर्स्ट आउटब्रेक को काफ़ी समय हो गया है, लेकिन इस पर टीका अभी तक नहीं आया। आईसीएमआर टीके पर काम कर रहा है और कहा भी जा रहा है कि संभवतः 100 दिन के भीतर आ जाएगा। ये कुछ जटिल चीज़ है सर कि इसका टीका नहीं बन पाया? जी, जनरली काफ़ी सारी वायरल डिजीज़ के ऊपर टीका नहीं बन पाता है, नहीं हो पाता। आज डेंगू जैसी बीमारी को हम इतने सालों से फेस कर रहे हैं, लेकिन उसका वैक्सीन नहीं बन पाया अब तक। यस, अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किया है कि साल के अंत तक शायद डेंगू पे वैक्सीन बन जाएगा। इसी तरह से निपा वायरस पे भी काम चल रहा है। उसपे भी मुझे लगता है कि जल्दी वैक्सीनेशन आ जाना चाहिए, साल या 2 साल जितना भी समय लगता है, लग सकता है। यस, डेफिनिटली कॉम्प्लेक्स फैमिली का ये वायरस है। तो पार्वो मिक्सो वायरस फैमिली कहलाती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। उसके एंटीबॉडीज वगैरह देखने पड़ते हैं, इसलिए टीका बनाने में समय लगता है। मेरा आखिरी सवाल सर, वायरसेस के साथ अब किस तरह का तालमेल हो इंसानों का? डब्ल्यूएचओ ने और बाकी सब जगह डिजीज़ एक्स की बात कही जा रही है कि कुछ ऐसा या तो वायरस या कोई दूसरी चीज़ का ऐसा आउटब्रेक होगा जो बहुत ज़्यादा डेडली होगा। हम सबको अब इसी तरह से वायरसेस और बैक्टीरियाज और दूसरी चीज़ों के साथ रहने के लिए वाबस्ता हो जाना चाहिए। तो अब फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है सर? एक तरफ हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही होगी, इंसानों की लाइफ बेहतर और लंबी बनाने पर काम चल रहा होगा, लेकिन इस तरह से वायरसेस के आउटब्रेक भी हमारे सामने होंगे। तो अब ये वायरसेस के साथ इंसानों का जीवन फ्यूचर के लिए कैसे रहने वाला है सर? जी, दीपक जी, इसमें ऐसा है कि कोविड जैसी बीमारी ने बहुत कुछ सिखाया हमारी कंट्री को भी और पूरे वर्ल्ड को भी। और हमारी कंट्री ने जिस तरह से प्रोएक्टिव होकर उसमें काम किया था, जो एक पूरे वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल साबित हुआ था। इंडिया का जो मॉडल है, मुंबई का जो मॉडल है, इसी और हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ, नॉलेज भी सबको बहुत अच्छा हुआ। इसीलिए आईसीएमआर, जिसका नाम पहले लोग सुनते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, आज सबको पता है कि आईसीएमआर क्या है, आइसोलेशन क्या होता है, हाथ कैसे धोना है, मास्किंग क्या होता है। जिन चीजों के बारे में पता नहीं था, उस सब चीजों के बारे में अभी सबको आफ्टर कोविड पता लगने लगा है। सो बहुत अच्छे प्रोएक्टिव वे में काम हो रहा है। यस, हमको एक न्यू नॉर्मल लाइफ के फेज में जाना चाहिए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का टाइम हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के या वेरिएंट के वायरस आ रहे हो, चाहे कोविड हो, चाहे निपा हो, चाहे कोई भी वायरस हो। एक न्यू नॉर्मल लाइफ को हमें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। बार बार जैसे सैनिटाइजर का यूज करना, हाथ धोना, मास्किंग और मास्क लगाना। जिनको भी सर्दी जुकाम बुखार होता है उनको मास्क पहनना ही चाहिए, चाहे उसे
ये वायरस है, कोविड या निपा या कोई भी वायरस है या ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी है, उसको भी काफी हद तक हम लोगों ने कंट्रोल किया बिकॉज ऑफ मास्किंग ओनली। सो न्यू नॉर्मल लाइफ में हमको न्यू नॉर्मल लाइफ को अडॉप्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा हमको, बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन भी है, मल्टीपल सारी चीजें हैं और मल्टीपल वायरस भी आ सकते हैं। पता लग रहा है क्योंकि रिसर्च हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही। एक जमाना था जब रिसर्च होती नहीं थी तो पता ही नहीं लगता था कि लोग किस वजह से डेथ हो रही है, बट अभी आज सब चीजों के बारे में पता लग रहा है। तो हमको न्यू नॉर्मल लाइफ को एडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे मास्किंग का, बार बार हाथ धोने का और डिस्टेंस मेंटेन करने की, इन चीजों को हमारी नॉर्मल लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर, और एक डॉक्टर होने के नाते सर मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को, आप आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा सर, अब हमको वायरस के साथ रहना है, पैथोजन एक्स की बात हो रही है, जो हम कह रहे हैं डिजीज़ एक्स जिसकी बात हो रही है, तो कई चीज़ें हमारे सामने होंगी। हम बाहर से तो हम सैनिटाइजेशन और बाकी जो चीज़ें हैं, न्यू एटिकेट्स जो आप कह रहे हैं उनको हम अपनाएंगे, लेकिन अंदर की इम्यूनिटी और अंदर की ताकत कितनी इंपॉर्टेंट होगी, एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहेंगे न्यू एज में वायरसेस के साथ रहने के लिए अंदर की ताकत, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? जी दीपक जी, कोविड के बाद से हर व्यक्ति को सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो इम्यूनिटी को लेकर के। बच्चे को पता है, हर आदमी हमारे पास आता भी, पेशेंट जो आते हैं, हर पेशेंट का एक ही रहता है, मेरी जिंदगी बड़ी वो डिसिप्लिन वे में चल रही है, लेकिन मुझे इम्यूनिटी बढ़ानी, मुझे बार बार वायरल वायरल क्यों हो रहा है। अभी जैसे हमने ये टाइम में भी देखा है, बारिश का सीजन चल रहा है, लोगों को हर 15-20 दिन, महीने भर के अंदर सर्दी जुकाम बुखार हो रहा, चाहे हो सकता है वो 1 हफ्ते के लिए हो, चाहे 3 दिन के लिए भी हो, लेकिन लोगों को काफी हो रहा। तो लोगों का भी बार बार सवाल आता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें। एक ही आंसर इसके अंदर है, बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन, बहुत ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं है। जो आपके प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे संयमित फूड खाना, जो आप फास्ट फूड और उस चीजों की एक भागदौड़ चल रही है, फास्ट फूड आपको बहुत फास्ट गलत जगह पे लेके जाता है, गलत बीमारियों को पैदा करता है। सो आपको नियमित फूड, ऑर्गेनिक फूड जिसे कहते हैं, या मिलेट्स वगैरह जिसके लिए हमारे कंट्री में काफी आजकल चल रहा है, वो चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। खाना पीना, पानी ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, डिहाइड्रेशन के भी बहुत ज्यादा शिकार होते हैं। सो एक नियमित डिसिप्लिन लाइफ, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, रात्रि भोजन का जितना हो सके त्याग करें तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, उसी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। अननेसेसरी बहुत सारे विटामिन वगैरह खाने से कभी भी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। अच्छा खाना, सात्विक खाना ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। निपाह के आउटब्रेक, उससे जुड़ी हुई जानकारियों के साथ साथ भविष्य में किस तरह से सतर्क रहना है, अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने, एक बड़ी महत्वपूर्ण आपने सलाह दी। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला सर, थैंक यू।